हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट स्टडी एरिया। पार्ट 1 में हमने डिकम्पोजिशन से पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर किए थे एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिकम्पोजिशन। ओके, तो इसमें आपको यही बताया जाएगा कि डिकम्पोजिशन में क्या क्या प्रोसेसेस आते हैं, कैसे डिकम्पोजिशन होती है, उसमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, बस इन्हीं सब बातें हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवॉर्म बीइंग रिफर्ड टू एज द फार्मर्स फ्रेंड। आपने ये सुना होगा कि अर्थवॉर्म को अक्सर किसानों का दोस्त कहा जाता है। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन में मदद करते हैं और सॉइल की लूजनिंग में भी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर हम जानते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम लिविंग के बेसिस पे मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अभी केवल लिविंग पे फोकस करेंगे कि लिविंग में पाए जाने वाले मैटर्स को अक्सर करके मतलब ऑर्गेनिक मैटर बोला जाता है। और एक बात और आपको पता होगी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी है अगर आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि किन को हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर उनको बोला जाता है जब कार्बन एक दूसरे से लिंक हो रहे होते हैं, यानी कार्बन जब अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है उस वक्त जो उसके रिमेनिंग वैलेंसीज होती हैं वो हाइड्रोजन से फुलफिल हो, तो उसको ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूड किया जाता है या उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वही है कि लिविंग से आया हुआ मैटर। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है? क्योंकि उसमें कई तरह के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में अगर आप कार्बन की किन्हीं चेन्स को भी डिफरेंट कर दें या उनमें ब्रांचेस कर दें या कुछ अदर भी एलिमेंट्स ऐड कर दें, तो मतलब क्या है कि वो कई तरह के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, बहुत तरह के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो बहुत तरह के जब एक साथ मिक्स हो जाएं तो उसको आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं, या जिनको सिंपलर करना मुश्किल हो, ठीक है, या बहुत तरह के बने हों, उन्हीं को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो उसी के ब्रेक डाउन में ये हेल्प करते हैं, इस वजह से ये इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही ये सॉइल को लूजनिंग भी करते हैं। लूजनिंग से क्या मतलब है? आपने देखा होगा जब आप किसी गार्डन में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो एक्चुअली में वहाँ पे तो अर्थवॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है ना वो बहुत खुली खुली टाइप की होती है। जैसे आप उसको हाथ में लेंगे ना वो हर तरफ से ऐसे ऐसे गिरने लगेगा, बिल्कुल ऐसे भुरभुरा टाइप का। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। और लूजनिंग जहाँ नहीं है वहाँ की सॉइल कैसी है? आपने देखा होगा पपड़ी टाइप का जम गया होगा। किसी भी एक ग्राउंड पे आप जाइए, ओके, वहाँ पे ग्रासेस हैं, लेकिन वहाँ बारिश हुई, बहुत लोग उस पर आए गए, गाड़ियाँ चली, तो वो क्या होती है और फिर वो सूख गई। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो सरफेस है, वो पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती है। सही है, ठीक, उबड़ खाबड़ हुई भी तो भी वो एक तरीके से क्या होता है, बिल्कुल एक एक सरफेस जैसा बन जाता है, उसमें क्रैक्स नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है जैसे उसमें धूल उड़ रही हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वो जैसे ही सूख जाती है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, और अगर आप उसका कोई एक टुकड़ा कहीं से तोड़े भी, जैसे अगर मान लीजिए आपने कुल्हाड़ी से उस पर किया, तो आप देखेंगे कि वो ऐसा नहीं है कि आराम से मिट्टियाँ हट गई, नहीं, आपको 2-3 हिट देना पड़ता है और फिर उसके बाद वो टुकड़ों में बाहर आती हैं, ना कि पाउडर में। तो जब पाउडर्ड हो तो वो उसको लूजनिंग ऑफ सॉइल में बोला जाता है, लेकिन अगर वो हार्डेंड हो तो वो सॉइल लूज नहीं है। ठीक, अब जो हार्ड सॉइल है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गट्ठा बन गया है, इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे सॉइल और एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं, तो ये काम अर्थवॉर्म का होता है कि वो उस सॉइल को लूज़ करे, यानी उसको पाउडर्ड फॉर्म में लाए। फाइन। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called decomposition. इसी तरीके से decomposers क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। किस में? अब ये टूट तो रहे हैं, पर किस चीज़ में टूट रहे हैं? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमने ये बात पढ़ रखी है कि फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफ जब इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो उसमें ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, राइट। तो सनलाइट की एनर्जी की यूज़ से ये काम वो कर पाते हैं। ठीक है, और उनके इन्हीं काम के वजह से हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता है।
लेकिन अब कोई चीज़ बन गई है तो क्या वो कभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगी? उसको आना पड़ेगा। अगर वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगी तो ये जो रिजर्व्ड है सब कुछ, वो वापस से कैसे दूसरा ऑर्गेनिक मैटर बनाएगी? इसलिए ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनको सिंपलर फॉर्म में लाना इन माइक्रोब्स का काम होता है, जिसमें से एक अर्थवॉर्म भी है। तो इसमें बात किया गया डीकम्पोजर्स, यानी अकेला अर्थवॉर्म नहीं है, बहुत सारे हैं जो डीकम्पोजिशन में पार्ट लेते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो डीकम्पोजिशन में पार्ट लेते हैं। फाइन। तो वो करते क्या है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वापस उनको लेकर आते हैं। और इसी तरीके से साइकिल जो है चलती रहती है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनना और फिर डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनना। फाइन। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन आते हैं? मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफ्रेंशिएट कर दिया था। तो जिसमें ऑर्गेनिक वाली आपको खासियत नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो इनऑर्गेनिक में काउंट हो जाएंगे। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन है पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा, ठीक है। और कौन है? वाटर हो गया और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, और इसी प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो प्रोसेस क्या था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का एग्जांपल भी गिवन है, जैसे CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट डिट्राइटस। नाउ डिट्राइटस इज कूड़ा कचरा। यस, हमारे घर वाला कूड़ा कचरा नहीं, ये जंगल वाला कूड़ा कचरा लेके चलते हैं। जंगल वाला कूड़ा कचरा क्या है? वहाँ पे जंगल में क्या दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो जानवर या तो पेड़ पौधे। फाइन। तो माइक्रोब्स वगैरह को भी साइड रखो भाई, उनको भी किनारे करो। व्हाट आई मीन इज एनिमल्स मिल रहे हैं, प्लांट्स मिल रहे हैं, इतना तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो जब डेड प्लांट्स मतलब जब प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो उनको डेड प्लांट्स में काउंट कर लिया गया। अब लिविंग प्लांट को भी ले लो, लेकिन उसमें सिर्फ लीव्स मिलेंगी या कुछ हद तक बाग्स मिल सकते हैं या उनके ब्रांचेस मिल सकते हैं। यहाँ पे होल वो पूरा का पूरा प्लांट ही है जो मर चुका है। लेकिन अभी वो मरने का क्या मतलब है कि अब वो अपने बाकी के जो लिविंग प्रोसेसेस थे उसको करना बंद किया है, लेकिन उसके पास जो पहले से चीज़ें थी, जो स्ट्रक्चर था, वो तो है ही ना। तो स्ट्रक्चर में क्या था उसके पास लीव्स थी, उसका पूरा ब्रांच था, उसका खुद का स्टेम था, ठीक है, उसमें लगे फ्लावर्स थे, बार्क था, सब कुछ था, ठीक। अब ये हो गया डिट्राइटस, उस प्लांट से मिला। अब मान लीजिए कोई जानवर मर गया, तो वो पूरा का पूरा जानवर, उसके हाथ पैर, स्किन, हड्डी, ब्लड, कुछ भी, ठीक है, सब कुछ डिकम्पोज होगा और इसलिए वो पूरा का पूरा एक डिट्राइटस बन चुका है। साथ ही कोई लिविंग है और वो अपना फीकल मैटर छोड़ा है, तो वो फीकल मैटर भी डिट्राइटस में इंक्लूड होता है, ठीक है। विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। अब ये जानिए कि डिट्राइटस रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रॉ मटेरियल से यहाँ पे क्या मतलब है। रॉ का मतलब कच्चा नहीं, यहाँ कच्चा नहीं है, यहाँ रॉ का मतलब कच्चा नहीं है। रॉ का मतलब है स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉटन शर्ट लें, कॉटन शर्ट को अगर बात करें कि बनानी है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले चाहिए कॉटन। उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? कॉटन। सिमिलरली डिकम्पोजिशन अगर करानी है तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए? डिट्राइटस, यानी मेनली आपको डिट्राइटस चाहिए, तभी ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रॉ मटेरियल है। जैसे कॉटन शर्ट के लिए कॉटन रॉ मटेरियल है। Important steps in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या है डिकम्पोजिशन के लिए? वो है फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो डिट्राइटिवोर्स, नाउ व्हाट इज डिट्राइटिवोर्स? डिट्राइटिवोर्स एक्चुअली वो है जो डिट्राइटस को डिकम्पोज करेंगे, उनको डिट्राइटिवोर्स कहा गया है। तो डिट्राइटिवोर्स जैसे कि अर्थवॉर्म, वो इन डिट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे, ठीक है। तो उनका काम है कि डिट्राइटस को ब्रेक डाउन करना स्मॉल पार्टिकल्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इसी को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन का अगर वर्ड देखें फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है।
तो यहाँ क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं डिट्राइटस के, इसलिए इस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहा गया है। और ये कर कौन रहा है? डिट्राइटिवोर्स। तो अगर ये वर्ड आ जाए तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, डिट्राइटिवोर्स वही है, डिकम्पोजर्स। फाइन। और एग्जाम्पल के तौर पे अर्थवॉर्म दिया हुआ है। By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. लीचिंग की प्रोसेस में क्या होता है, उसी को, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए ये बता रहा है। तो इस प्रोसेस से वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल होराइजन में चले जाते हैं, यानी बॉटम में चले जाते हैं, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। अच्छा देखिए, वो पानी में सॉल्यूबल था, ये बात ठीक है, लेकिन पानी सूखेगा तो वो सॉल्ट्स फिर क्या होंगे? एज इट इज़ रह जाएंगे ना, वो पानी के साथ नहीं उड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने पानी में नमक घोल दिया, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है। खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट जो हैं घुले हुए होते हैं। तो जब हमें वहाँ से नमक निकालना होता है तो हम क्या सिंपली इवापोरेशन की टेक्निक लगाते हैं, पानी सारा सूख जाता है, इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट हमें मिल जाता है। तो यही यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्लोली ज़्यादा बढ़ी तो वो प्रेसिपिटेट में आ गया। ये तो हमें केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि जब आप किसी चीज़ को घोलते हैं और मान लीजिए कि एक लिमिट से ज़्यादा आप घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बस जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब सॉइल के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से इकट्ठा होने लगते हैं। तो वो जब उनकी मात्रा बढ़ने लगती है तो वो फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो और सॉल्यूबल नहीं हो सकते हैं। एक और तरीका है कि पानी वहाँ से सूखने लगेगा। ऑफ कोर्स पानी का इवापोरेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। तो अनअवेलेबल सॉल्ट्स क्यों बोला है? क्योंकि सतह पे आप उसको नहीं खोज पाएंगे, वो अब जा चुका है डीप डाउन, ठीक है। वो हो सकता है कितने भी लेवल पे वो आपको मिल सकता है, तो इसलिए वो अनअवेलेबल सॉल्ट्स की तरह हो गया है। लेकिन अगर कोई प्लांट है और उसके रूट्स वहाँ तक पहुँच गए तो वो सॉल्ट्स फिर उस प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ओके। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called as catabolism. बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम, यानी बैक्टीरिया और फंगी जो भी एंजाइम निकाल रहे हैं वो डिट्राइटस को डिग्रेड कर दे रहा है। डिग्रेड का मतलब क्या है? उसको उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ दे रहा है, ठीक। तो वही डिग्रेडेशन में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई खाना डिग्रेड हो रहा है, खाना ख़राब हो रहा है, वो एक्चुअली में ख़राब नहीं हो रहा होता है, वो अपने सिंपलर फॉर्म में जा रहा होता है, क्योंकि उस पर जो माइक्रोब्स है वो अपने एंजाइम्स के थ्रू उसको ऐसा किए हैं, ठीक है। तो वो फिर अपने सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया और फंगी अपने एंजाइम से ये काम करा रहे हैं कि जो डिट्राइटस है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, यानी उसको तोड़ रहे हैं उसके सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इसी प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. अब detritus पे ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, जितने भी steps आपने ऊपर अभी पढ़े हैं, ठीक। फाइन। और हाँ, ये जो अभी बताया ना कि सारे एक साथ काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट सीरीज़ में, मोस्टली ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, इस चैप्टर में ऐसे कई सारे आपको इंपॉर्टेंट लाइन मिलेंगी जिनसे आपको क्वेश्चन हो सकता है कहीं दिख गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कई लाइन से अभी तक क्वेश्चन दिखे ना हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझना ज़रूरी है, इसलिए ताकि कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप फंसे ना, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ये दो स्टेप्स भी तो थे, लेकिन ये कब काम कर रहे होते हैं? जब सॉइल में डिकम्पोजिशन चल रही होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब सॉइल में डिकम्पोजिशन चलेगी तब ये दो प्रोसेस आते हैं। अदरवाइज जब तक डिट्राइटस पे काम चल रहा है, यानी केवल कूड़ा कचरा है अभी, तब तक केवल वो 3 प्रोसेसेस ही काम करेंगे, ठीक। तो ये डिफरेंस क्लियर रहे कि डिट्राइटस पे जब चल रहे हैं तो वो 3 हैं, कौन कौन से? फ्रैगमेंटेशन,
लीचिंग, कैटाबॉलिज्म। लेकिन जब सॉइल में डिकम्पोजिशन चल रही होगी उन्हीं डिट्राइटस की, मान लीजिए वो सॉइल में अब मिक्स होना शुरू हो रहे हैं, तो उस टाइम पे डिकम्पोजिशन का फर्दर जो प्रोसेस है उसमें वो 2 स्टेप्स आएंगे, कौन से? ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। नाउ ह्यूमिफिकेशन लीड्स to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है या ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है ये समझते हैं। कि पहले तो आप ये समझ लीजिए एमॉर्फस सब्सटेंस जो यहाँ पे बोला है, एमॉर्फस यानी एक ऐसा सॉलिड जो इजीली ब्रेकेबल हो, ठीक है, ट्रू सॉलिड्स में नहीं काउंट होता है, उनको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। 2 तरह के सॉलिड्स नेचर में पाए जाते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस जो है वो दोनों एक ही में हैं। एक और ट्रू सॉलिड में जो काउंट होता है, तो अमॉर्फस जो है वो एक्चुअली में ट्रू सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड जो है वो उसकी सॉलिड मतलब उसके सॉलिड स्टेट को वो बता रहा है कि वो किस तरह का सॉलिड है, तो वो अमॉर्फस है, वो एक ट्रू सॉलिड नहीं बना है, ठीक। अब उसका कलर जो है वो डार्क कलर का होता है, लेकिन जब इसी सब्सटेंस को हम इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उसको जब इकट्ठा करेंगे तो ह्यूमिफिकेशन कहेंगे, और ये जो अमॉर्फस सब्सटेंस है इसको ह्यूमस कहेंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि ये हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के, यानी ये अपने ऊपर माइक्रोब्स की एक्शन को रेजिस्ट करता है, रोकता है, होने नहीं देता। एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। अच्छा, अगर माइक्रोब्स के हरकतों को ये रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, तो सीधी सी बात है डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगी, बहुत धीमी हो जाएगी, क्योंकि ये माइक्रोब्स कर क्या रहे हैं, उसको डीकम्पोज ही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये उनकी डीकम्पोजिशन को रेजिस्ट करेगा तो वो फिर स्लो रेट पे होने लगेगी, ठीक है। तो आई होप एमॉर्फस सब्सटेंस और उसके कलर को लेकर, उसकी एक्यूमुलेशन को लेकर और ह्यूमस कौन है ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ह्यूमस उसी एमॉर्फस सब्सटेंस को कहा गया है। Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. क्योंकि ये नेचर में कोलॉइडल होते हैं इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स के रिजर्वॉयर होते हैं, यानी इनमें न्यूट्रिएंट्स हमेशा हमेशा के लिए रहती है। जैसे बहुत धीमी गति से ये न्यूट्रिएंट्स अपने देते हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, वो धीमे धीमे धीरे धीरे करके आपको देते जा रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसके पास बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, हमें आराम से मिलता रहेगा, टेंशन की बात नहीं है, इसी में है, इसी में है ना। जैसे हम बैंक एटीएम, जैसे हमारा अकाउंट होता है, हम उसमें से निकालते जा रहे हैं, लेकिन हम यही ना कहेंगे अरे अरे मेरे अकाउंट में है, टेंशन नहीं है, मेरे अकाउंट में है, उसी में है, ठीक। वैसा ही ये है कि रिजर्वॉयर बन गया है न्यूट्रिएंट्स का, कौन? ह्यूमस, ठीक, ह्यूमस है। और वो नेचर में कैसा है? कोलॉइडल नेचर है उसका, वो इजीली वाटर सॉल्युबल नहीं होने वाला है, फाइन, ओके। तो ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। ह्यूमस फिर आगे भी डिग्रेड होता है कुछ माइक्रोब्स से और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करता है, और ये जिस प्रोसेस से चल रहा है ये सब, उस प्रोसेस का नाम है मिनरलाइजेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिनरलाइजेशन लाइक मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि माइक्रोब्स की एक्शन इस पर काम करते हैं पर थोड़ा धीमी गति से करते हैं, और जब ये काम करते हैं उस टाइम पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज होती है, और इसीलिए इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। हाँ, डीकॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपोस्ट जब बनाते हैं तब भी इसी बात का ध्यान दिया जाता है कि एयरेशन प्रॉपर हो। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन की गति को, रेट को अफेक्ट करते हैं?
तो 2 यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं। सबसे पहला है कि डिट्राइटस का केमिकल कॉम्पोजिशन, डिट्राइटस कूड़ा कचरा बता चुके हैं, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, यानी उसमें किस किस तरह के कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, इस बेसिस पे भी डीकॉम्पोजिशन की रेट डिसाइड होती है। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी मौसम कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा, आसपास का टेम्परेचर, मॉइस्चर, सब कुछ। ठीक, यही 2 चीज़ के बारे में खैर अभी बात किया है, आगे जानेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और दूसरा कौन सा है कि डिट्राइटस किन कंपोनेंट से बना है। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस। आगे बोला है, इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars। अगर मान लीजिए हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, हमने किसी एक को क्या किया है, फिक्स कर दिया है, अब हम दूसरे के बारे में स्टडी करेंगे, यानी डिट्राइटस के कॉम्पोजिशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, समझते हैं। डिट्राइटस में जब लिग्निन और काइटिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो डीकॉम्पोजिशन रेट स्लो हो जाती है, यानी डीकॉम्पोजिशन धीमी हो जाती है। लेकिन अगर उसी डिट्राइटस में बहुत सारा नाइट्रोजन हो, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हो, तो यही डीकॉम्पोजिशन बहुत फास्ट होने लगती है। वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल भी गिवन है शुगर। ठीक, temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on the activities of soil microbes। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो डीकॉम्पोजिशन को रेगुलेट करते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कौन से 2 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो है टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल मॉइस्चर के बारे में बात किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर के बारे में एंड सॉइल मॉइस्चर के बारे में, यही डीकॉम्पोजिशन को रेगुलेट करता है। अच्छा, लेकिन इसका अफेक्ट किस पे पड़ता है, यानी ये किस पे अपना असर दिखा के डीकॉम्पोजिशन को रेगुलेट करते हैं, माइक्रोब्स की एक्टिविटी पर। माइक्रोब्स की एक्टिविटी पर ये अपना असर दिखाते हैं, जिससे डीकॉम्पोजिशन का रेट डिसाइड होता है। तो माइक्रोब्स ही तो आखिर डीकम्पोज कर रहे हैं, तो अगर उनकी एक्टिविटीज़ पे कोई अपना असर डालेगा तो सीधी सी बात है डीकम्पोजिशन पे भी असर आएगा। अब समझते हैं कि क्या फेवर करता है और क्या इनहिबिट करता है डीकम्पोजिशन को। ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डीकम्पोजिशन whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition resulting in buildup of organic materials। वार्म एंड मॉइस्ट यानी गर्म हो साथ ही उसमें नमी हो, तो गर्म भी हो नमी भी हो, ऐसी कंडीशन जब मिलती है तो डीकॉम्पोजिशन फेवरेबल होती है, यानी डीकॉम्पोजिशन अच्छे से होता है। जबकि अगर टेम्परेचर कम हो जाए और एनारोबाइसिस मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाए तो भी डीकॉम्पोजिशन रुक जाती है। ठीक, तो वार्म एंड मॉइस्ट में क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से होती है। लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन रुक सी जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल्स का बिल्डअप होने लगता है, यानी वो इकट्ठा होने लगते हैं, जमने लगते हैं। समझ आया? ओके, इसके ऊपर एक पिक्चर थी, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो पिक्चर में क्या कह रहा है, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से शुरू है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ लिविंग ट्री। ठीक, एक ट्री है जो सॉइल में ग्रो कर रही है। अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। ठीक है, लीफ गिरी, पत्ती गिर गया। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ पत्तियों को कुछ कीड़े खा गए और दूसरे जानवर खा गए। न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर फूड वेब। अब क्योंकि उसको कुछ लिविंग लोग खा चुके हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स उसको कुछ खा चुके हैं, तो इस वजह से अब वो फूड वेब में चला गया। ठीक, यानी फूड चेन, फूड वेब, अब वो उसका पार्ट हो गया। लेकिन हम यहाँ डीकॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो चलिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स लीच कर जाते हैं सॉइल में बाय केमिकल एक्शन। ठीक है, कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ हुई, उसकी वजह से उस पत्ती के कुछ न्यूट्रिएंट्स लीच कर गए।
लीचिंग मैंने समझाई है कि न्यूट्रिएंट्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सॉइल में डीप डाउन चले जाते हैं और स्लोली प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में वहाँ पे रहते हैं। ठीक, ओके। फिर फर्दर कहा है कि ऑर्गेनिक रिच सॉइल कुछ इसी तरीके से फॉर्म हुआ। ठीक, कुछ ऑर्गेनिक आया। यहाँ पे भी बात की गई है कि मान लीजिए leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they begin to lose form and become litter। अब इसको डिकम्पोज करके या इसको कंज्यूम करने वाले, ठीक है, तो लीव्स को कंज्यूम किया डिकम्पोजर्स ने जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, लेकिन अब वो अपना मतलब क्या होता है, धीरे धीरे वो भी तो मरेंगे। ठीक है, उन्होंने डिकम्पोज कर लिया, खा लिया, पी लिया, हो गया, लेकिन अब वो मरेंगे, एक टाइम बाद उनकी भी डेथ लिखी है। न्यूट्रिशन जब ख़त्म होगा वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये लीव्स पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी यूटिलाइज हो चुकी हैं, अब और न्यूट्रिएंट्स नहीं बची हैं इनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या होंगे, अपना जीवन त्याग देंगे और फिर खुद भी कूड़ा बन जाएंगे। ठीक है, तो लिटर बन गए। ठीक, लिटर मीन्स कूड़ा, सिंपल यार, कूड़ा। ओके, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया, सॉयल माइट्स, फंगी एक्सेट्रा। अब आगे का डिकम्पोजिशन कौन कैरी आउट करता है, अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया, सॉयल माइट्स, ईटीसी, फंगी भी। ओके, मान लीजिए इतना बड़ा फंगी ना हो के कोई छोटा मोटा टाइप का फंगी हो गया, जैसे मैश लाइक दिखाई देता है लेकिन वो पूरा स्ट्रक्चर में नहीं आया हुआ होता है। अब ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक रिच सॉइल। यहाँ से भी ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आए हैं। भाई न्यूट्रिएंट्स आए हैं तो हो गया वो मस्त, उसके अंदर काफ़ी कुछ आ चुका है और यहाँ से भी काफ़ी कुछ आ गया। अब यही जो सॉइल है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, एकदम लबलबा हुआ है। ठीक है, तो ये सब किसको मिलने वाला है, उस पेड़ को मिलने वाला है जो सॉइल पे ग्रो करेगा। फाइन फाइन फाइन। तो ये डायग्राम क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये डिकम्पोजिशन साइकिल बता रहा था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ओके, एनर्जी फ्लो के बारे में समझते हैं, इसमें क्या है, कैसे है। बहुत सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से एक बार में सुन लेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, चलिए। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। यानी अगर हम डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी जो अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनके लिए सूरज ही एक माध्यम है जहाँ से एनर्जी आ सकती है। तो इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज ही वो एक अकेला सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है सारे इकोसिस्टम्स के लिए अर्थ पर। ठीक है, डीप से हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ के बोला है। फाइन, उस पर क्वेश्चन आ सकता है तो बी अवेयर। ओके, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस दैन 50% ऑफ इट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR कहीं लिख दे तो रोने मत लग जाना। ठीक है, ध्यान से याद रखना कि ये शॉर्ट फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का। अगर मैं पार करके बात करूँ या PAR भी बोल दूँ तो भाई समझ लेना कि मैं इसी रेडिएशन की बात कर रही हूँ। ओके, तो बोला क्या है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, सोलर एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है हमारे अर्थ पे, उसका 50% से भी कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। यानी जो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे वो रेडिएशंस पढ़ने वाले रेडिएशंस में से 50% से भी कम हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉरी, ठीक है, हम ये जानते हैं कि प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये लोग ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये सन की रेडिएंट एनर्जी को फिक्स करते हैं फूड बनाने के लिए। कहाँ से फूड बनता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो मैंने बताया था ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सन की हेल्प से फोटोसिंथेसिस, इतनी छोटी सी चीज़ है। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स उस PAR का
सिर्फ 2 से 10% यूज़ करते हैं, सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। और ये छोटा सा, इतना थोड़ा सा एनर्जी हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड को ज़िंदा रखे है। समझ रहे हैं आप? काफ़ी विचित्र बात है। और इस बात को ध्यान रखना है कि कितना परसेंट, कितना परसेंट याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो 2 to 10% ऑफ PAR, इस बात को ध्यान रखिए, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 से 10% प्लांट्स कैप्चर करते हैं। और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पढ़ने वाला जो रेडिएशन है, जो अर्थ पे सूरज से डायरेक्टली जो सोलर रेडिएशन आ रही है, उसका 50% से भी कम रेडिएशंस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस में आता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स फ्लोज थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे सोलर एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करते हैं और वो किस तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म से होते हुए फ्लो होता है किसी भी एक इकोसिस्टम में। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, सारे ही ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग हैं वो अपने प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, अपने नहीं मतलब प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, यही है मेन मुद्दा, अभी इसी के बारे में बात चलेगा। तो डायरेक्टली का मतलब है कि जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खाना लें। हाँ, मतलब लाओ फल लाओ, हैं पत्ती लाओ, ठीक है, फूल लाओ, ठीक है, कुछ डंठल लाओ, मतलब हम तुमको खाएंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर को हम खाएंगे, ठीक है, खा लिया, तो वो बन गए हर्बीवोर। अरे इतना तो पढ़ा हुआ है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, जिंदगी बीत गई इसी में, है ना। साइंस में इससे ऊपर कहाँ ही उठे थे हम। ठीक है, तो हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर क्या है कि जो प्लांट्स को खाए वो हर्बीवोर, जो 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 लिविंग को खाए, लिविंग में प्लांट्स को छोड़ के जो जितने भी लिविंग है उनको खा जाए, हैं, तो वो हो गया कार्निवोर। और ओमनी दोनों ही होते हैं, ओमनी हर्बीवोर भी बन जाते हैं, कार्निवोर भी बन जाते हैं, डिपेंड करता है कि उस समय उनको कौन सा खाना दे रहे हो। ठीक है, तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ठीक है, ये प्रोड्यूसर से अपना खाना लेना होता है। अब डायरेक्टली का मतलब है हर्बीवोर, इनडायरेक्टली का मतलब है कार्निवोर। अच्छा, कार्निवोर कैसे प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है? अरे भाई, कार्निवोर खा रहा है हर्बीवोर को, कार्निवोर खा रहा है हर्बीवोर को, और हर्बीवोर जिंदा ही तो तभी रहेगा ना जब वो प्रोड्यूसर को खाएगा। तो डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली बोलो, इनडायरेक्टली मतलब कार्निवोर का है, ये प्रोड्यूसर से ही खाना ले रहे हैं। यहाँ पे खाना का मेन जो मोटिव है यहाँ पे, वो आपको एनर्जी से समझाया जा रहा है। ठीक है, कि वो जो प्रोड्यूसर है वो जो खाना बनाया उसको किसी ने खाया और इंटर्न वो किसी और का खाना बन गया, क्योंकि वो जब कुछ खाया तो वो खुद भी खाना बन रहा था, इस बात का उसको अंदाज़ा नहीं था। चलिए, सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर। यानी एक यूनिडायरेक्शनल, एक सिर्फ एक ही दिशा में चलने वाली आपको यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी दिख रही है, एनर्जी का बहाव दिख रहा है, एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। वो क्या है कि पहले सन से आया प्रोड्यूसर में, फिर प्रोड्यूसर से गया कंज्यूमर में। ओके, अब ये क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझा रहा है? हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कंजर्व है। हाँ, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है, सन से एनर्जी प्रोड्यूसर को मिली, प्रोड्यूसर ने एनर्जी फिर कंज्यूमर को दी, तो हाँ यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, और एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यही फर्स्ट लॉ में समझाया। तो यहाँ ना तो हम खुद एनर्जी बना रहे हैं, ठीक, और ना एनर्जी को ख़त्म कर पा रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। Further, ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. इसको समझते हैं। फर्दर यानी अब उसके आगे इकोसिस्टम जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अलग नहीं है, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इस पे लागू होती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि एनर्जी आपको जो एक बार मिल गई है वो हमेशा के लिए आपकी नहीं हुई है। ठीक है, वो एक टाइम बाद ख़त्म होगी, इसलिए आपको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी लगातार आपको एनर्जी मिलते रहना चाहिए।
ठीक। तो यहाँ पे लगातार एनर्जी देने का काम कौन करता है? सूरज करता है, फिर सूरज से आपको प्रोड्यूसर करता है, फिर प्रोड्यूसर से आपको, समझ रहे हो? ठीक है, समझ ही गए हो। ठीक है, तो दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर, यानी उनको लगातार एनर्जी चाहिए ताकि उनको जो भी अपने बॉडी में जितनी भी उनको मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है खुद को ज़िंदा रखने के लिए, वो मॉलिक्यूल्स वो बना पाएँ। इसके लिए उनको लगातार एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक, ओके। टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, हमें पता है कि इस यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ते रह रही है, तो उसको उसके अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं हम, जब हम एनर्जी लेकर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सब आप थर्मोडायनेमिक्स की बातें हैं। हमने आपको काफ़ी हद तक थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे देखो 2 लॉस बता दिए हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ 2 लॉस समझा दिए, काफ़ी बड़ी बातें कर दी मैंने। ठीक है ना, एंट्रोपी एक समझ रहे हो? ठीक है, अब जिसको नहीं समझ आया मैं ट्राई करूँगी कि केमिस्ट्री की भी सीरीज़ आपके लिए ला सकूँ। वेल, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, बट अगर नहीं हो पाया तो प्लीज़ नाराज़ मत होना। एनीवेज़, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेनली किस चीज़ पे चाहिए या किस चैप्टर पे चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके फाइन, अभी तो खैर बायो सीरीज़ चल रहे हैं, आप इन्हीं पे कंसंट्रेट करिए और अपना प्यार देते रहिए इस पे, क्या बोलते हैं, अच्छे व्यूज़ लाकर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर्स कहते हैं इकोसिस्टम में, ये तो सबको पता है। हरे भरे प्लांट क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं, पूरे टाइम बेचारे सूरज से ले रहे हैं एनर्जी, खाना बना रहे हैं, फिर हम ही को तो दे रहे हैं, खुद भी खाते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। ठीक है, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजरली आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, यानी जो हर्ब्स जैसे प्लांट्स होते हैं और जिनकी स्टेम यानी जिनके पास तना होता है। ठीक है, वो भी। ओके, वुडी प्लांट्स मतलब जिनमें वुड्स आ चुके होते हैं मोस्टली। ओके, चलो। Likewise, producers in an aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae and higher plants. इसी तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, और वो कई तरह के होते हैं, तो उनमें एग्जाम्पल गिवन है फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन हो सकता है आपके लिए नया हो, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखें कि फाइटोप्लैंक्टन एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर है, क्योंकि जू प्लैंक्टन भी है जो एक्चुअली में कंज्यूमर है, हर्बीवोर है बट कंज्यूमर है। ओके, ठीक है। यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन्स एंड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। भाई ये छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इसके बारे में रोना मत। ठीक, फिर भी मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बता रखा है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इसके बारे में थोड़ा बहुत बातें कर दिया था, तो मैंने उसी टाइम पे इसको एक्सप्लेन कर दिया था। एनीवेज, चेन्स वही है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने जितनी बातें बताई हैं शायद आप सोच भी नहीं सकते कि इसने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कितनी सारी बातें बता रखी हैं। ठीक है, खैर अभी यहाँ पे आते हैं कि फूड चेन्स और वेब्स आपने जानते ही हैं कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। वेब यानी जाल, जाल जैसे यानी कई सारे डॉट्स प्रेजेंट हो, कई जगह से, कोई कहीं से कनेक्ट हो गया, कोई कहीं से कनेक्ट हो गया, मतलब कोई आपको वैसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि यहीं से यहीं जाना है, वो कहीं से कहीं भी चला जा रहा है। और चेन क्या है कि एक जगह से स्टार्ट हुआ और फाइनली किसी एक एंड पे जाके ख़त्म हुआ। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स, food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal and in turn is food for another. हाँ, अगर हम प्लांट से शुरू करें, ठीक है, जो कि हैं प्रोड्यूसर, फूड चेन को अगर स्टार्ट करते हैं या कोई वेब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बनते हैं कुछ इस तरीके से कि एनिमल जो है वो प्लांट को खा रहा होता है और ऑन अनदर एनिमल एंड इन टर्न इज़ फूड फॉर अनदर। ठीक है, कि वो एक तो प्लांट को खा रहा होता है और साथ ही वो किसी दूसरे जानवर का खाना बन रहा होता है। सी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, फूड चेन्स और अदर
food webs are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal and in turn is food for another. तो कोई भी जानवर पेड़ को खा रहा हो, मतलब सॉरी किसी प्लांट को खा रहा हो, पेड़ नहीं खा सकते ना, किसी प्लांट को खा रहा हो, ठीक है, या फिर किसी दूसरे जानवर को खा रहा हो, इन दोनों ही केसेस में वो फिर से किसी ना किसी जानवर का खाना बन रहा होता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। द चेन और वेब इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। कोई भी चेन या वेब यहाँ इसीलिए बन पा रही है क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे निर्भर हैं अपने खाने के लिए ही। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। मैंने बता दिया था ना कि आप एनर्जी मिल गई तो अब तो ख़त्म है, अब तो मैं एनर्जी वाला नहीं, आप एनर्जी वाले नहीं बने हो। आप में वो एनर्जी हमेशा के लिए ट्रैप नहीं रहने वाली है। आपको किसी भी तरह की एनर्जी दी जाएगी वो एक टाइम बाद आपकी बॉडी से चली ही जाएगी, तो इसलिए आपके बॉडी में वो एनर्जी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये सोचो कि अरे अब तो एक टाइम का खाना खा लिया अब तो ज़िंदगी भर जिंदा रहेंगे, नहीं, आपको फिर से अगले टाइम का खाना पड़ना है, उसके अगले टाइम भी खाना खाना है, उसके अगले टाइम भी खाना खाना है, ठीक है। Energy trapped by the producer hence is either passed on to a consumer or the organism dies. तो एनर्जी जो ये प्रोड्यूसर अपने में ट्रैप कर भी रहे हैं तो वो या तो अपने कंज्यूमर को पास कर देते हैं, कंज्यूमर यानी जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसको यूज़ करके ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो चाहे कंज्यूमर को अपनी एनर्जी दे दे वो प्लांट, या फिर मर जाए, वो मरेगा तब भी वहाँ से फिर वो एनर्जी किसी ना किसी को पास कर रहा है। पढ़ो यहाँ पे, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ द डिट्राइटस फूड चेन। यस, तो डिकम्पोजर्स अभी तो पढ़ के आए, डिकम्पोजर्स भी तो लिविंग ही हैं, तो उनको भी तो जिंदा रहना है, उनको जिंदा रहने के लिए भी ये डेथ होकर अपनी एनर्जी दे रहा है, यानी ये मर के भी अपनी एनर्जी साथ नहीं ले गया, कोई मतलब नहीं है। यानी ये अगर हम ये सोचे कि अरे पौधों को एनर्जी मिल रही, पौधे गए, नहीं, हम अपनी एनर्जी नहीं देंगे तुमको, हाँ हम तो हो गए अमर, अब हटो यहाँ से, ऐसा नहीं है। तुम वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे होगे, वो प्लांट मर भी जाएगा और कहेगा ओह माय गॉड मेरे पास तो एनर्जी नहीं रही, तो वो एनर्जी फिर डिट्राइटस फूड चेन में चली जाएगी। अगर तुम्हें नहीं मिली तो डिट्राइटस को मिलेगी, डिट्राइटस को नहीं मिली तो तुम्हें मिलेगी। इन शॉर्ट किसी ना किसी को एनर्जी मिलेगी, और तुम्हारे पास भी आई है तो तुम भी कोई महान नहीं हो, तुम भी किसी ना किसी तरीके से उस एनर्जी को रिलीज़ कर ही दोगे, वो तुम्हारे अंदर रहने वाली नहीं है। आगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो डिट्राइटस फूड चेन या वेब वहाँ से शुरू हो रहा होता है। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। सारे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मैंने बता दिया था अपने फूड नीड्स के लिए। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसलिए उनको कंज्यूमर कहा जाता है, एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स, इनको कंज्यूमर कहा जाता है और साथ ही हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो एंड हेट्रो हमने पढ़ रखा है, ट्रॉप्स क्या विषय में क्या समझाना, फिर भी चलो। ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप जो अपना खाना खुद से लाते हैं, यानी कि जाते हैं और खाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये है किसमें, ऑटो एंड हेट्रोट्रॉप्स में डिफरेंस, ठीक। इफ़ दे फीड ऑन दी प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी अगर वो प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर, सबसे पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने उसको कंज्यूम किया, ठीक, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाता है, ओके। एंड इफ़ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और देयर प्रोड्यूस दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और अगर एनिमल दूसरे जानवर को खा गया, ठीक है, जिसने एक्चुअली में प्लांट को खाया था, यानी वो था हर्बीवोर और उस हर्बीवोर को खा गया एक कार्निवोर, ठीक, तो वो कार्निवोर बन जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन वो हर्बीवोर को खाएगा तभी वो सेकेंडरी कंज्यूमर बनेगा, इस बात को ध्यान रखें। इसी तरीके से लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर्स टू। अब टर्शरी कंज्यूमर क्या करेगा, वो एक्चुअली में कार्निवोर को खाएगा, समझ में, वो उस कार्निवोर को खाएगा जिसने हर्बीवोर को खाया था, तो वो टर्शरी कंज्यूमर होगा। तो ये डॉट्स बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और उसके बाद आने वाले क्वार्टरनरी, इन सब में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि ये
क्या वो आता है ना, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दे देगा। इसी तरह यही सब स्टेटमेंट्स में दे सकता है और आपको फंसा देगा। तो अगर आप जल्दीबाजी में हैं एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पे अपना दिमाग ज़्यादा चला नहीं सकते, तो अच्छा है कि यहीं से अच्छे से याद करके जाइए। ओके, ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स। तो ये बात बिल्कुल साफ़ है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हमेशा हर्बीवोर ही रहेगा। सम कॉमन हर्बीवोर्स आर, अब कुछ कॉमन हर्बीवोर्स हैं, इंसेक्ट, बर्ड एंड मैमल्स। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में थे। कौन? इंसेक्ट, बर्ड, मैमल। इसको याद रखिएगा, क्योंकि इंसेक्ट, बर्ड, मैमल में से कोई भी नाम उठा देगा, मतलब उनके एग्जाम्पल एक्चुअली में उठा लेगा। इंसेक्ट में किसी भी इंसेक्ट का नाम दे दिया, किसी भी बर्ड का नाम दे दिया, किसी भी मैमल का नाम दे दिया, आपको पता ही नहीं है कि यही 3 कैटेगरी हैं जो हर्बीवोर्स में आने थे, तो आपको दे दिया और बोल दिया कि बताओ प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर कौन है, और आप वहीं अटक गए, है ना। तो लटकना अटकना नहीं है, ध्यान देना है। एंड मॉलस्क्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, और मॉलस्क का एग्जाम्पल हमको लगता है आप लोग को याद होगा, नहीं होगा तो कर लीजिएगा ठीक है, क्योंकि उसका भी अगर एग्जाम्पल उठा के दे दिया तो आप वहाँ पे रो नहीं सकते हैं, आपको रोना अलाउड नहीं। ठीक है, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में मॉलस्क हैं जो हर्बीवोर हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स, अभी बताया, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स। इनको प्राइमरी कार्निवोर्स का कहते हैं। सबसे पहला कार्निवोर जो है वो यही है, जिसने हर्बीवोर को खाया वो प्राइमरी कार्निवोर है। 2 सेकेंडरी कंज्यूमर, हालांकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो इस बात पे थोड़ा सा जोर आपको देने की ज़रूरत है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो कंज्यूमर बोल रहा है कि कार्निवोर बोल रहा है, ठीक है, या ट्रॉफिक लेवल बोल रहा है, अभी वो भी आने वाला है। Those animals that depend on the primary carnivores for food are labeled secondary carnivores. वो एनिमल्स जो प्राइमरी कार्निवोर पे डिपेंड करते हैं उनको सेकेंडरी कार्निवोर बोला जाता है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा बहुत अगर आप इसको रिपीट करेंगे आपको परफेक्टली अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि हमें मेन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल्स में भी बताया। अगर आपको नहीं याद होता तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए और दोबारा से सुनिए, ठीक है। और 2x की स्पीड पे आप लोग वीडियोस देखते हैं, हाँ हमने भी अपने टाइम पे देख रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मैं कहना चाहूँगी कि अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसको 1.5 की स्पीड पे भी देखेंगे तब भी एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, या नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे तब भी। आई थिंक इस बार मेरा वीडियो थोड़ा, आई थिंक मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, GFC, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। GFC लिख दिया तो रोना नहीं है। GFC मतलब ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड बिलो। क्या है? ग्रास से गोट, गोट से मैन। नहीं, ये बना नहीं है, ये खाने का सिस्टम है। तो क्या है कि ग्रास को किसने खाया? गोट ने। गोट को किसने खाया? मैन ने। ठीक। वेजिटेरियंस के आई एम सॉरी, ठीक है, वेरी वेरी सॉरी, वेजिटेरियंस को बुरा ना लगे, इसके लिए मैन की जगह हम कौन रखेंगे? लॉयन। पिछले वीडियो में मैंने किया था, ठीक है। तो वेजिटेरियंस कोई बात नहीं, लॉयन भी खाता है गोट को, इट्स ओके, ठीक है। तो ठीक है, बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेने का। ओके, तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, आई थिंक अब तक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं तो 10 बार तो रिपीट हो ही चुका है ये चीज़। चलिए, डिट्राइटस फूड चेन को DFC कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। DFC मतलब डिट्राइटस फूड चेन बेगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। हाँ भाई, कोई मरेगा तभी तो डिट्राइटस स्टार्ट होगा, ठीक है, ये बात हमें पता है, ठीक है। ऑर्गेनिक होना चाहिए, हाँ लिविंग है तो, ठीक है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये डिकम्पोजर्स का बनना है जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब हमें पता है, और इनमें डिकम्पोजर्स मेनली पाए जाते हैं, ये भी हमको पता है। मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया, उन डिकम्पोजर्स में भी मेनली कौन पाया जाएगा? फंगी एंड बैक्टीरिया। They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus. वो अपनी एनर्जी नीड्स कैसे पूरी करते हैं या अपनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करते हैं? इन्हीं डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इसको इसके सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ कर ही ये अपनी एनर्जी की नीड्स
और साथ ही जो इनके न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतें हैं, इन 2 चीज़ों को पूरा कर पाते हैं। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलो या डिट्राइटस बोलो, बात वही है। डिट्राइटस मतलब कूड़ा कचरा, कई बार बता चुके हैं अब तो। चलो, दीज आर ऑल्सो नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स। इनको सैप्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि सैप्रोट्रॉफ्स हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, जब हम एक क्लास हुआ करता था, इट्स लाइक 6th और 7th समथिंग, तो हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है, कि कौन क्या खाता है तो कौन क्या बन जाता है। होलोजोइक भी। अब तो हम लोग कौन सा न्यूट्रिशन है बाबू? हाँ, याद है ना, होलोजोइक। ठीक है। तो ये सैप्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, जो डेड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो सैप्रोट्रॉफ्स में आ जाते हैं। तो सैप्रो का मतलब ही होता है टू डिकम्पोज। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे नेचर के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर्स को इकट्ठा नहीं होने देते हैं, और साथ ही प्लांट्स को वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से वो ऑर्गेनिक मैटर बना पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजर्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय देम। समझिए इस बात को कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। अब ये एंजाइम डेड एंड वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। इन एंजाइम का काम क्या है कि ये मरे हुए और बेकार पड़े हुए मटेरियल्स को तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ देते हैं। अब ये जब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में टूट जाता है तो इसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से इनको अपना न्यूट्रिशन मिल गया और ये मजानी लाइफ कर लिए। सुनो बताए, देखो, हाँ, मान लो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर तो हट चुका है, मान लो क्या हट चुका है, ठीक है, तो ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन ऐसा तो है नहीं हमने कभी डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं, या हमने कभी ये नहीं पता कि हमारे अंदर डाइजेशन चलता कैसे, काम क्या करता है। तो मैं बहुत ही एकदम सटीक शब्दों का इस्तेमाल करूँगी, सटीक बातें बोलूँगी, ठीक है, थोड़ा सा एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने का, ठीक। क्या होता है, हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, च्यू करके पेट में डालते हैं, पेट में होता है उसका डाइजेशन, ठीक है, प्रोटीन्स, स्टार्च, ये सब का डाइजेशन चल रहा होता है, ठीक। मोस्टली हमने इन लोगों का डाइजेशन सुना, न्यूक्लिक एसिड्स का भी डाइजेशन चल रहा होता है। एनीवेज अभी की बात चल रही है कि डाइजेशन चल रहा है, ठीक है, फैट्स वगैरह डाइजेस्ट हो रहे हैं। तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, ये अपने सिंपलर फॉर्म्स में आ गए। प्रोटीन किस में टूट गया अमीनो एसिड्स में, ओके, और स्टार्च टूट गया ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये टूटे। अब ये जो सिंपलर फॉर्म्स हमने सुने ना, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, यही है जो एब्जॉर्ब हो सकती हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन और स्टार्च डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, इसीलिए तो जब हम खाना खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। डाइजेस्ट करके हम क्या करते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स है ना, यानी ऐसे कई सारे का मिल के बना हुआ, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। वही जब टूट जाता है और अपने मोनोमर में आ जाता है, ठीक है, ये पॉलीमर्स थे, मोनोमर में आ गए, ठीक है। तो मोनोमर में आने से क्या हो गया कि वो अब एब्जॉर्बेबल है। उसी तरीके से ये भी जब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाते हैं तो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यही है, ठीक है। अब देखो कोई रोएगा नहीं इसमें, बहुत आसानी से बताएं, अब इससे ज़्यादा क्या ही। तो हमारा क्या है कि डाइजेशन हमारा अंदर हो रहा है, हम अंदर ही पचा रहे हैं, अंदर ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसमें क्या ये लोग बाहर पचा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज़ द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। तो एक्वेटिक सिस्टम में जो मेजर तरीका है एनर्जी को फ्लो कराने का वो है GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। GFC अब तक याद हो जाना चाहिए, ग्रेजिंग फूड चेन याद रखना ज़रूरी है। कंड्यूट यानी कंडक्शन कराने वाला, कंडक्शन यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ठीक है, यही होता है कि पास ऑन करते जाना, ओके। तो मेन कंड्यूट कौन है? GFC। 2 मिनट दो, पानी पी लो। तो as against this, in an terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. इसी के अगेंस्ट में देखा जाए, इसी के विपरीत में देखा जाए तो क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो
डिट्राइटस फूड चेन से होता है। हाँ, हमारे थ्रू नहीं होता है, डिट्राइटस फूड चेन से होता है। ठीक है, याद रखने का क्वेश्चन आते हैं इस बात पे कि एक्वेटिक में किस पे, एक्वेटिक में सबसे कौन ज़्यादा करता है और टेरेस्ट्रियल में कौन ज़्यादा करता है। तो एक्वेटिक में एनर्जी फ्लो का मेन जो कंड्यूट है, कंड्यूट को भूलने का नहीं, कंड्यूट इज कंडक्शन। ठीक है, ठीक है, वो है जीएफसी। और टेरेस्ट्रियल पे जो मेन है वो कौन है, डीएफसी, डिट्राइटस फूड चेन। ओके, detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. detritus food chain grazing food chain से किसी ना किसी पॉइंट पे जुड़ा हो सकता है। जुड़ने का क्या है, कोई इसको खा लिया, कोई उसको खा लिया है। तुम चींटियों का झुंड जा रहा था एक डिकम्पोजर ने, नहीं, चींटियों का झुंड जा रहा था। ठीक है, और चलो इमेजिन कि उसमें से एक चींटी को दिख गया, अरे 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 हर्थवॉर्म निकला, तो इसको खा जाएंगे, आऊँ खा गया। ठीक है, तो अर्थवॉर्म तो गया चेन में से गायब, डिट्राइटस फूड चेन में से कहने का मतलब है कि इन मतलब डिट्राइटस फूड चेन में जितने भी है, ठीक है, उनको ग्रेजिंग फूड चेन में से किसी ने खा लिया। अरे हम ग्रेजिंग फूड चेन के हैं, हमने मशरूम उठा के खा लिया। मशरूम क्या है, फंगी। जिनको नहीं पता था वो डरेंगे नहीं। मशरूम क्या है, फंगी। खैर, हम सारे चैप्टर्स लाने वाले हैं, डरिए नहीं, इसी बार में आपको सब समझाया गया है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज हैं। ओके 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 ओके। Some of the organism of DFC are prey to the GFC animals। तो ग्रेजिंग फूड चेन के ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो DFC को अपना खाना, मतलब DFC के ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, आर प्रे टू, प्रे प्रेडेटर पता है ना, प्रे का मतलब जो खाना बन जाता है ना, प्रेडेटर जो खाना उसको बना दे, है ना, यानी जो शिकार करे वो प्रेडेटर, जो शिकार हो जाए वो प्रे। मेरे हिसाब से अब तक समझ आ गया होगा। एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम, हाँ आपको कोई बात नहीं समझ में आती है प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम पक्का आपको रिप्लाई करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। इस बात का डर अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है, एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, क्रोज एक्सेट्रा आर ओमनिवोर्स। हाँ, ओमनिवोर्स का हम बता चुके थे कौन होते हैं, तो उनका कुछ एग्जाम्पल गिवन है। कौन है, कॉकरोचेस एंड क्रोज। और भी ओमनिवोर्स हैं, हम ओमनिवोर्स हैं, वेजिटेरियंस को छोड़ के हम भी ओमनिवोर्स में हैं। सॉरी वेजिटेरियंस, पर हम ओमनिवोर्स हैं। ओके, दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स मेक इट अ फूड वेब। ठीक है, तो ये जो नेचुरल इंटरकनेक्शन है ना, कि कोई भी किसी से भी जुड़ गया, देखो नेचुरल का मतलब क्या है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है वो नेचुरल है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारा नेचर ह्यूमन जैसा होना चाहिए, ये नेचुरल है। हम मिस्टेक्स करेंगे, ये नेचुरल है। कोई कहते नहीं हमने तो आज तक एक गलती नहीं की, अरे क्या जानो तुम गलती, वो क्या होता है तो साफ समझ लो झूठ है। कहने का मतलब है कि देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्शन। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि अरे ये मैंने बना दिया, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसका कोई बाल नहीं, मतलब बाल वाका नहीं कर सकता। नहीं भाई, कर सकता है। ठीक है, तो नेचुरल का क्या मतलब है, जो एक्चुअली में हो रहा है। तो एक्चुअली में यही हो रहा है, जो फूड वेब अक्सर करके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल चेन्स मिलते हैं देखने को, लेकिन उससे वेब फॉर्म होता है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला है, ये जो नेचुरल इंटरकनेक्शन है ना चेन्स का आपस में, इसी से फूड वेब बनता है। तो आप ह्यूमन बींग्स को क्लासीफाई कैसे करेंगे, ओमनिवोर्स हमने बता दिया। Organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं, कोई ना कोई एक निश्चित जगह उनको मिलती है अपने सराउंडिंग में, जो उनका नेचुरल सराउंडिंग है ना, जिनसे वो जो उनके आसपास का जो वातावरण है, जो उनके आसपास में जितनी चीज़ें हैं, उस नेचुरल चीज़ों में उनका अपना एक जगह है। ठीक है, या फिर एक कम्युनिटी में उनकी अपनी एक जगह है। वो जगह किस बेसिस पे बनी है, इस पे कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह का अपना फीडिंग रिलेशनशिप बनाए हैं, यानी उनका खान पान दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह का रिश्ता बना रहा है,
इसके बेसिस पे उनकी जगह निर्धारित की गई है। अब ये समझते हैं कि कैसे, जैसे हम प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है, तो मेरे सराउंडिंग में अगर मैं देखूं तो मेरा जो रिलेशनशिप है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाना नहीं है सिवाय प्लांट्स को, ठीक है। मैं प्लांट से ही खाना खाती हूँ, मेरा जो खान पान का रिलेशन है वो प्लांट्स के साथ है, मैं उसको खाती हूँ, ठीक। फिर क्या है, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म आया, उसने कहा कि मैं अपने सराउंडिंग में जब देखता हूँ तो मेरा जो खान पान का रिश्ता है वो इस हर्बीवोर से है, तो मैं इस हर्बीवोर को खाता हूँ, ठीक। कोई तीसरा आया, उसने कहा कि मेरा जो नेचुरल सराउंडिंग है उसमें मैं इस कार्निवोर से अपना खान पान का रिश्ता रखता हूँ, तो मैं इस इस कार्निवोर को खाता हूँ। तो ये उनकी जगह बन गई कि हाँ मेरा ये जगह है, मेरा ये जगह है, ये मेरा ये जगह है, तो ये पूरी ट्रॉफिक लेवल बनी हुई है। अभी देखिए इसको, ठीक है, ये समझ आया कि रिलेशनशिप क्या है। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज देयर ट्रॉफिक लेवल। तो इस न्यूट्रिशन या फूड का जो सोर्स है, ठीक है, उनका कि जहाँ से वो खाना ले रहे हैं, वो जो सोर्स है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक यानी एक निश्चित जगह उन्हें मिली हुई है फूड चेन में, और इसी को ट्रॉफिक लेवल कहा गया है। यानी उस चेन में वो किस जगह पे पाए जा रहे हैं, उस ये चेन जो है वो ऑफ कोर्स हर एक ऑर्गेनिज्म को मिला के बना होगा, तो उसमें वो कौन सी जगह पर आते हैं, ये उनका ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। वो किस जगह पर आ रहे हैं ये उनका ट्रॉफिक लेवल है, किसी भी फूड चेन में वो किस जगह पर आ रहे हैं ये उनका ट्रॉफिक लेवल है। प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकेंड, एंड कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर टू द थर्ड। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं क्योंकि सबसे पहले वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हर्बीवोर्स आते हैं जो कि हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उनको सेकंड ट्रॉफिक लेवल मिला है, और उसके बाद आता है कार्निवोर जो कि है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको तीसरा ट्रॉफिक लेवल मिला हुआ है। अब ये एग्जाम्पल है, इस पर क्वेश्चन आता है तो उसको एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखिएगा। प्रोड्यूसर में कौन कौन है, प्रोड्यूसर में है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, ठीक। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था जिसमें प्लांट्स मोस्टली आते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में मोस्टली कौन आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, उसका एग्जांपल गिवन है जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काउ। इसमें सारे जो दो इकोसिस्टम्स आपने देखे हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, दोनों का मिला के यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, ठीक। थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो मोस्टली कार्निवोर को ही दिखाता है वो कौन है, बर्ड्स, फिशेज, वुल्फ, ठीक है। और फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आया है जो टॉप कार्निवोर, यानी उस कार्निवोर को भी खाने वाला कार्निवोर, तो उसमें आता है मैन और लॉयन, ओके, ठीक है। तो ये था, आप कंज्यूमर में भी देख लो, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। चलिए, ये ट्रॉफिक लेवल का रिप्रेजेंटेशन था इकोसिस्टम में। अब देखिए इस पॉइंट से हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, बट अगर इस चैप्टर में आपको काफ़ी हेल्प मिला है मेरे समझाने से, मेरे पढ़ाने से, तो आई एम सो ग्लैड। प्लीज़ अपने सारे थॉट्स जो भी आपको मेरे वीडियो के बारे में लगता है उसको प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, एंड यस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से सबसे पहले मिले और आपके वीडियोस जो है वो छूटे ना, क्योंकि आप एक एस्पायरेंट हैं, तो इसलिए आपको टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड मैं अश्योर करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस देखकर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके टाइम का ख्याल करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।